नमस्कार। आज हम आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों के विषय में जानेंगे। आदिकाल में अनेक प्रवृत्तियां एक साथ देखने को मिलती है। जैसे कुछ में श्रृंगार रस की प्रधानता है तो कुछ में वीर भावों की प्रधानता देखने को मिलती है। धर्म उपदेश, नैतिकता, योग साधना आदि भावों का निरूपण भी आदिकाल में हुआ है। ऐसी स्थिति में यह कहना बहुत कठिन है कि इस युग में कौन सी प्रवृत्ति प्रधान रही। फिर भी कुछ प्रवृत्तियां ऐसी है जो इस युग में स्वतंत्र रूप से उभर कर सामने आई है। आदिकाल की इन्हीं प्रवृत्तियों का अध्ययन हम निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर करते हैं। नंबर 1 है वीर गाथाओं की प्रधानता। आदिकाल की काव्यगत प्रवृत्तियों के अंतर्गत वीर गाथाओं की प्रवृत्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। इस काल के राजाओं के मन में साम्राज्य विस्तार की लालसा थी और पड़ोसी राज्यों के प्रति अधिकार भावना और सुकुमार सुंदरियों के प्रति रूपा शक्ति के कारण चारों ओर युद्ध का वातावरण बना हुआ था और युद्धों की इस मानसिकता में कवियों की रुचियां भी अधिक मुखरित हुई और आदिकाल में वीर गाथाओं की इसी प्रधानता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल के नाम से अभिहित किया था। राशो काव्य से एक उदाहरण दृष्टव्य है। उट्टी राज प्रति राज बाग लग मानो वीर नट कढ़त तेग मन बेग लगत मनो बीजू झट घटा उल्टी जु राज प्रति राज बाग थकी सूर गगन धर दसत नाग। दूसरा वर्णन दूसरे बिंदु पर आते हैं युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का वर्णन इस काल के ग्रंथों का मुख्य विषय है और यह विषय इतना सजीव बन पड़ा है कि इन काव्यों की होड़ अन्य कोई काव्य नहीं कर सका है। इसका कारण यह है कि इस काल का कवि केवल मसीह जीवी ही नहीं था, अर्थात कलम और शाही लेने वाला ही नहीं था, बल्कि करवाल ग्राही भी था। आवश्यकता पड़ने पर वह युद्ध में जूझा भी और उसने खुली आंखों से युद्ध के विकट दृश्यों को देखा भी। यही कारण है कि आदिकाल में युद्धों की सजीवता देखने को मिलती है। चंद वरदायीकृत पृथ्वीराज रासों की ये पंक्तियां दृष्टव्य है। कम्मान बान छूटहि अपार लागत लोह इमिसारी धार घमसान घान सब वीर श्वेत घनश्रोन बहत अरु रकत रेत। तीसरे बिंदु पर आते हैं वीर और श्रृंगार भावना की प्रधानता। आदिकाल के काव्य में वीरता, युद्ध, परस्पर वैमनस्यता एवं शत्रुता के वर्णन के साथ साथ सौंदर्य, प्रेम एवं श्रृंगार जैसी भावनाओं के प्रति कवियों का आग्रह अवश्य चौंकाता है, क्योंकि इस काल में दो परस्पर विरोधी वीर भावना और श्रृंगार भावना दोनों का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। यहाँ तक कि पृथ्वीराज रासो जैसे वीर काव्य में जहाँ वीर भाव का वर्णन है, वहीं कवि ने प्रेम तत्व की प्रधानता भी स्वीकार की है। नंबर 4 पे हम आते हैं आश्रयदाताओं का गुणगान। आदिकाल के अधिकांश कवि राज्याश्रित थे। जीविकोपार्जन के लिए वे राजाओं के मुख की ओर देखते रहते थे। यही कारण है कि राजाओं की स्तुति करना, युद्ध भूमि में उनके पराक्रम और शौर्य का वर्णन करना और उनकी शासकीय व्यवस्थाओं की उत्कृष्टता का वर्णन करने में उन्होंने एक ओर तो अपने कवि कर्म को निभाया तो दूसरी ओर आश्रयदाताओं के प्रति अपनी निष्ठा का भी उन्होंने वर्णन किया है। इस प्रकार से आदिकाल में आश्रयदाताओं का गुणगान करना एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभरकर सामने आता है। यह इन पंक्तियों में दृष्टव्य है। 12 वरस ले कूकर जिए और 13 ले जिए सियार बरिस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। नंबर 5वां पॉइंट है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। जैसा कि हम पहले बिंदु में कह चुके हैं
कि आदिकाल के अधिकांश कवि राज्याश्रित होने के कारण अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा उनके गुणगान में ही लगे रहते थे। यही कारण है कि इस काल में राष्ट्रीयता की भावना का घोर अभाव देखने को मिलता है। कविता जो है सामंतों की चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी और उसका मुख्य केंद्र राजाओं के विलासी जीवन का वर्णन करना मात्र ही रह गया था। यही कारण है कि इस काल में राष्ट्रीयता की भावना का घोर अभाव देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल के साहित्य में जितने भी ग्रंथ लिए गए वो सभी इतिहास से लिए गए हैं, परंतु इतिहास की तिथियों से उनकी कहीं भी संगति नहीं बैठती है। अधिकांश कवियों ने इतिहास के साथ साथ अपनी कल्पना शक्ति का अधिक प्रयोग किया है। यही कारण है कि इस काल के अधिकांश ग्रंथ जो है वो अप्रामाणिक माने जाते हैं। राज्याश्रित होने के कारण कवियों को राजाओं और सामंतों के पक्ष में जोरदार वकालत करनी पड़ती थी और इस अतिरंजनापूर्ण वर्णन में अक्सर ऐतिहासिकता की उपेक्षा की गई थी।